Hello everyone. So today we are going to continue our series of BHIC 112 History of India 7. ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1605 से लेकर के 1750 तक की स्टोरी जानेंगे जो इंडिया में जो कुछ भी चीजें होती हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. दिस इज द कवर पेज ऑफ द चैप्टर सब्जेक्ट, सो दैट यू गाइज डू नॉट गेट कंफ्यूज कि आप लोग सही चीज पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो. एंड हियर वी हैव 18 चैप्टर्स इन टोटल. तो हम लोग अभी क्या करने वाले हैं, हम लोग आज यूनिट 3 पढ़ने वाले हैं बिकॉज हम लोगों ने ऑलरेडी 2 यूनिट्स देख लिए हैं. ठीक है, थर्ड यूनिट के साथ साथ ही थीम 2 पॉलिटिकल प्रोसेसेस भी स्टार्ट होता है. ओके, ये रहा इंडिया का फिजिकल मैप और ये रहा मुगल एम्पायर का मैप. ठीक है, जो 1601 में था. नाउ अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों को यूनिट 3 में क्या क्या चीजें पढ़नी है. इतनी सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है यहाँ पे. नाउ अच्छा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं यूनिट 3 का नाम क्या है. यूनिट 3 का नाम है पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन दक्कन एंड द राइज ऑफ द मराठास. ठीक है, नाउ कीवर्ड्स पे ध्यान देते हैं और यहाँ से शुरू करते हैं. अष्टप्रधाना. अष्टप्रधाना मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब कि कुछ मंत्रिमंडल जैसा. पेशवा कौन होता है? पेशवा होता है प्राइम मिनिस्टर. मजुमदार ऑडिटर ऑफ अकाउंट, चित्रगुप्त काइंड ऑफ थिंग. ठीक है, वॉकिंग्स क्या है? तो चेम्बरलिन है इसका मतलब. नाउ दबीर फॉरेन सेक्रेटरी है. सुरनीस क्या है? सुप्रिटेंडेंट है. नाउ पंडित राव का मतलब है कि हेड ऑफ पंडित्स. ठीक है, सेनापति जो कमांडर होगा पूरी की पूरी आर्मी का. नाउ न्यायाधीश का मतलब है चीफ जस्टिस. भाखर का मतलब है अ मराठी टर्म ऑफ बायोग्राफिकल अकाउंट्स. ये हम लोगों ने पहले भी देखा है. भाखर एक तरह का, जैसे हम लोग बायोग्राफी लिखते हैं ना, तो जब मराठी में कोई अपनी बायोग्राफी लिखता है तो उसको कहते हैं भाकर. भूमिया. भूमिया अ लैंड होल्डिंग कास्ट. आप लोगों ने सुना होगा भूमिहार, तो वो जो पीपल होते हैं उनको भूमिया यहाँ पे कहा जा रहा है. देशमुख. दे वर इक्विवेलेंट टू चौधरीज ऑफ नॉर्थ इंडिया. ठीक है, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे को रिलेट करने की कोशिश की गई है कि जो चौधरीज हुआ करते हैं नॉर्थ इंडिया में, उसी तरह से देशमुख हुआ करते थे मराठा रीजन में. कोंकण. वेस्टर्न कोस्ट लाइन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट. कोंकण जो है वो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की. Now, introduction. The Deccan Plateau is a unique upland region bounded by the Satpuras in the north, Western Ghats in the west, and a gentle slope of Bay of Bengal in the east. ठीक है, जो डक्कन प्लेटू है इंडिया का, वो एक यूनिक रीजन है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसके नॉर्थ में हम लोगों को सतपुरास की पहाड़ियां देखने को मिलेंगी, वेस्टर्न घाट्स हैं इसके वेस्ट में, और एक जेंटल स्लोप ऑफ वेस्ट बंगाल जो है वो देखने को मिलता है. इसकी जो ज्योग्राफी है, लिमिटेड कंट्रोल फ्रॉम नॉर्दर्न रूलर्स लीडिंग टू स्ट्रॉन्ग रीजनल पावर्स. इसकी ज्योग्राफी की वजह से जो नॉर्दर्न रूलर्स थे उनका कंट्रोल इस रीजन में थोड़ा कम हुआ करता था और जो रीजनल पावर्स थी वो यहाँ पे बढ़ चढ़ के रहा करती थी. ठीक है, आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ बहामनी सल्तनत, 3 मेजर किंगडम अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा रोज इन प्रोमिनेंस. तो जब बहमनी सल्तनत का जब डिक्लाइन होता है तो 3 मेजर किंगडम्स यहाँ पे उभर के आते हैं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा. ठीक है, बाद के सालों में क्या होता है कि मराठास अंडर शिवाजी established an independent rule drawing on earlier administrative models and clashed with Mughals who expanded into Deccan. By the 17th century, European trading companies also began influencing regional politics. देखो, पहले तो हम लोगों को पता चला कि बहामनी किंगडम का डिक्लाइन हो गया. बहामनी किंगडम के बाद अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा 3 मेन प्रोविंसेस उभर करके आए. और इसके बाद क्या हो रहा है कि मराठा रूलर्स के अंदर, मराठा रूलर्स मतलब शिवाजी के अंडर क्या होता है कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट रूल स्टैब्लिश होता है, कुछ नए मॉडल्स आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और मुगल्स के साथ क्लैश शुरू होता है. ठीक है, और फिर धीरे धीरे जो डक्कन है वो एक्सपैंड करने लगता है 17th सेंचुरी के अंत तक में. यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज के साथ भी जो रीजनल पावर का इन्फ्लुएंस था वो बढ़ने लगता है. दक्कन आफ्टर बहामनीज. बहामनीज के बाद दक्कन का क्या होता है? आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहामनी किंगडम 5 इंडिपेंडेंट स्टेजेस इमर्ज. ठीक है, तो जब डिसइंटीग्रेशन हो जाता है बहामनी किंगडम का तो 3 मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो उभर के आती हैं, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बिदार और बेरार. बिदार और बेरार जो है जो वो जल्दी ही अपनी इंडिपेंडेंस लॉस्ट कर जाते हैं और इन्हीं तीनों में मर्ज हो जाते हैं. किन्हीं तीनों में मर्ज हो जाते हैं? अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा में मर्ज हो जाते हैं. These kingdoms maintained matrimonial alliances which often complicated their political relationships. तो अब इन तीनों किंगडम्स के बीच में अलायंसेस हुआ करती थी वाया मैरिज, और जिनकी वजह से इनका जो पॉलिटिकल रिलेशनशिप था वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स था.
बाय द अर्ली 17th सेंचुरी, मतलब कि 17th सेंचुरी की शुरुआत में मराठा जो है वो बहुत एक सिग्निफिकेंट पावर की तरह से उभर के आ रहे थे, और बहुत ही स्किलफुली, मतलब दिमाग लगाते हुए इन्होंने क्या किया कि राइवलरीज अमंग दीज दक्कन स्टेट्स एंड देयर कॉन्फ्लिक्ट्स विद द मुगल्स। तो इन तीन स्टेट्स अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा के बीच में जो राइवलरी थी उसको यूज करते हैं, और जो कॉन्फ्लिक्ट था मुगल्स के साथ उसके साथ अच्छे से प्ले करते हैं। Ahmednagar. The Ahmednagar kingdom, founded by Malik Ahmad Nizam ul Malik Bahri, was the first to emerge from the Bahmani Sultanate. जो अहमदनगर का किंगडम था वो सबसे पहला किंगडम था जो कि इमर्ज होता है आफ्टर बहमनी सल्तनत। ठीक है, इट्स टेरिटरी स्क्रैच्ड फ्रॉम द कोंकण कोस्ट टू कानदेश। इसका जो टेरिटरी था वो कोंकण कोस्ट से शुरू होकर के कानदेश तक जाता था, जिसमें पूना, सोलापुर, दौलताबाद फोर्ट आया करते थे। कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स मार्क्ड इट्स हिस्ट्री। यहाँ पे हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। अहमदनगर ज्वाइन बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार इन डिफीटिंग विजयनगरा इन 1565। अहमदनगर जो है वो बीजापुर, गोलकोंडा और बिदार को ज्वाइन करता है ताकि वो 1565 में किसको हरा सके, विजयनगर एम्पायर को हरा सके। After Hussain Nizam Shah, his widow Chand Bibi ruled bravely but was killed after resisting Akbar's Mughal invasion. देखो, तो जब अहमदनगर के रूलर हुसैन निजाम शाह की डेथ हो जाती है तो उनकी वाइफ चांद बीबी बहुत ब्रेवली लड़ती हैं, लेकिन अकबर की डेथ के बाद, अकबर के इन्वेजन के बाद उनकी भी हत्या कर दी जाती है। If you guys want to know the interesting story of Chand Bibi, the link is in the description box. Go and check it out. ठीक है, अब थोड़ा पढ़ाई की बात करते हैं। Later, Malik Ambar revived the Nizam Shahi power briefly, but Mughal pressure under Jahangir and Shahjahan intensified. देखो क्या होता है कि जब हुसैन की डेथ हो जाती है, चांद बीबी ट्राई करती हैं सब कुछ कंट्रोल में लाने का, लेकिन उनकी भी डेथ हो जाती है, तो मलिक अंबर जो है वो ट्राई करते हैं कि निज़ाम शाही को फिर से पावरफुल बनाया जाए, लेकिन जहांगीर और शाहजहां इतना ज़्यादा प्रेशर बना देते हैं कि ज़्यादा दिनों तक चीज़ें अच्छी चलती नहीं है। द ट्रीटी ऑफ 1636 अलाइंड बीजापुर एंड गोलकुंडा विथ मुगल अगेंस्ट अहमदनगर। जब ट्रीटी ऑफ 1636 होती है तो बीजापुर और गोलकोंडा मुगल्स के साथ मिल जाते हैं और अहमदनगर जो है वो अकेला खड़ा रहता है। इवेंचुअली औरंगजेब कैप्चर्ड मुर्तजा निजाम शाह, एंडिंग द निजाम शाही डायनेस्टी एंड पेविंग द वे फॉर फर्दर मुगल मराठा स्ट्रगल इन द दक्कन। तो अल्टीमेटली औरंगजेब क्या करता है कि मुर्तजा निजाम शाह जो शाह थे अहमदनगर के, उनको कैप्चर कर लेता है। ठीक, कैप्चर कर लेता है और उसके बाद क्या होता है कि निजाम शाही जो है वो एंड हो जाती है, और जिसकी वजह से मुगल मराठा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दक्कन में शुरू हो जाता है, क्योंकि अब जो बीच का एक पोर्शन था निजाम शाही वाला वो दोनों के एस्पेक्ट से चला गया था। मराठाओं को भी अब निजामों के बारे में नहीं सोचना था और मुगलों को भी अब निजामों के बारे में नहीं सोचना था। ना बीजापुर, द बीजापुर किंगडम founded in 1490 by Yusuf Adil Shah, a former Bahmani governor of Persian origin, marked the rise of Adil Shahi dynasty. तो बीजापुर किंगडम जो है वो 1490 में शुरू होता है यूसुफ आदिल शाह के साथ, और ये बाहमनी गवर्नर ऑफ पर्शियन ओरिजिन से ये शुरू होता है। मतलब कि ये जो यूसुफ थे ये एक बाहमनी गवर्नर थे जो कि पर्शियन ओरिजिन से आया करते थे। ठीक है, मार्क्ड द राइज ऑफ आदिल शाही डायनेस्टी, और यहीं से शुरुआत होती है आदिल शाही डायनेस्टी की। हिज रूल इंक्लूडेड रीजन्स लाइक रायचूर, गोवा, गुलबर्गा, दाभोल, दो गोवा वाज लेटर लॉस्ट टू द पोर्टुगीज। ठीक है, इनके रेन में, इनके किंगडम के अंदर ये सारे जगहें आते थे, लेकिन गोवा जो है वो बाद के सालों में पोर्चुगीज के हाथों में चला जाता है। सक्सेसर लाइक इस्माइल शाह एक्सपैंडेड द किंगडम बाय कैप्चरिंग बिदार, वाइल आदिल शाह 1556-1580 strengthened बीजापुर by taking several विजयनगरा फोर्ट्स। ठीक है, गोवा तो इनके हाथ से चला जाता है पोर्चुगीज के हाथ में, लेकिन जो इस्माइल शाह जो इनके सक्सेसर हैं, किनके सक्सेसर हैं, यूसुफ आदिल शाह के जो सक्सेसर हैं, वो क्या करते हैं कि वो किंगडम का एक्सपेंशन करते हैं, बिदार को कैप्चर कर लेते हैं। ना 5 किंगडम्स जो थे बाहमनी किंगडम्स से टूट करके अलग हुए थे, जिसमें बिदार और बरार जो है वो अल्टीमेटली बीजापुर और गोलकोंडा में मिल जाता है। ठीक है, नाउ
तो बिदार को कैप्चर करते हैं और आदिल शाह जो है और स्ट्रेंथन करते हैं बीजापुर के किले को। कैसे उसको स्ट्रांग बनाते हैं, तो विजयनगर फोर्ट्स जो है उसको कैप्चर करते हैं, बहुत सारे विजयनगर फोर्ट्स को। अंडर मोहम्मद आदिल शाह 1627 टू 1656 बीजापुर रीच्ड इट्स पीक। अब मोहम्मद आदिल शाह के समय में बीजापुर अपने चरम पे होता है, मतलब सब कुछ यहाँ बहुत अच्छा चल रहा होता है। स्ट्रेचिंग फ्रॉम अरेबियन सी टू द बे ऑफ बंगाल, इवन टेकिंग टेरिटरी फ्रॉम द पोर्चुगीज। तो अब क्या हो रहा है कि इसका स्ट्रेच बहुत बढ़ गया था बीजापुर किंगडम का, अरेबियन सी से लेकर के बे ऑफ बंगाल तक इसका स्ट्रेच था किंगडम का। और ये क्या करते हैं कि पोर्चुगीज से भी टेरिटरीज वापस लेने लगते हैं। However, after his reign, internal decline and conflicts with the Mughals and Marathas weakened the state. लेकिन जैसे ही मोहम्मद आदिल शाह की डेथ होती है, उनके बाद इंटरनल डिक्लाइन, मतलब कि आपस का जो किंगडम का कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, और मुगल्स और मराठा के इंटरवेंशन की वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली जो स्टेट है वो वीक हो जाता है, लीडिंग टू इट्स एनेक्सेशन बाय द मुगल्स इन 1686। और अल्टीमेटली जो मुगल्स हैं वो इसको एनेक्स कर लेते हैं 1686 में। गोलकोंडा, द गोलकोंडा kingdom was the last to emerge from the Bahmani Empire founded by Sultan Quli Qutb ul Mulk, governor of Telangana. It gradually became independent, though nominally loyal to Bahmani rulers. देखो गोलकोंडा का जो किंगडम था ना वो सबसे लास्ट में निकल के आता है बहामनी एम्पायर से, और इसको फाउंड कौन करते हैं, इसको फाउंड करते हैं सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क। ठीक है, ये गवर्नर हुआ करते थे तेलंगाना के। स्टार्टिंग में क्या होता है कि ये धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनता है। कैसे धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनता है, पहले ये बहामनी रूलर्स के लिए ही लॉयल हुआ करते थे, लेकिन बाद में ये अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम स्टैब्लिश करते हैं। गोलकोंडा's टेरिटरी एक्सटेंडेड बीजापुर, विजयनगर, ओडिशा, लीडिंग टू फ्रीक्वेंट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, गोलकोंडा की जो टेरिटरी थी वो बीजापुर, विजयनगर और ओडिशा तक फैली हुई थी और अक्सर यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ करते थे। Ibrahim Qutub Shah formally declared the independence and issued coins in his name, while Muhammad Quli Qutub Shah founded Hyderabad in 1591 and welcomed European traders. ठीक है, तो इब्राहिम कुतुब शाह जो हैं वो क्या करते हैं कि वो खुद को इंडिपेंडेंस घोषित कर देते हैं बहामनी किंगडम से, अपने कॉइन्स निकालते हैं। इसके बाद मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैं वो हैदराबाद को फाउंड करते हैं 1591 में, और यूरोपियन ट्रेडर्स को वेलकम करते हैं हैदराबाद में। बाद के सालों में मुहम्मद कुतुब शाह एंड अब्दुल कुतुब शाह फोकस्ड ऑन इंटरनल स्टेबिलिटी बट फेस्ड ग्रोइंग मुगल प्रेशर। बाद के सालों में मुहम्मद कुतुब शाह और अब्दुल्ला कुतुब शाह जो हैं वो फोकस करते हैं कि इंटरनली स्टेबिलिटी रहे राज्य में। ठीक है, लेकिन बहुत ही ज्यादा ये लोगों को मुगल्स का प्रेशर झेलना पड़ता है। आफ्टर साइनिंग अ ट्रीटी ऑफ सबमिशन विद शाहजहां इन 1636, गोलकोंडा सर्वाइव्ड ब्रीफली until it was finally annexed by Aurangzeb in 1687, ending the कुतुब शाही डायनेस्टी। गोलकोंडा जो है वो शाहजहां के साथ मिलकर के एक ट्रीटी ऑफ सबमिशन साइन करता है 1636 में, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है 1687 में औरंगजेब इसको एनेक्स कर लेता है और कुतुब शाही डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। आफ्टर द फॉल ऑफ द बाहमनी किंगडम, द दक्कन विटनेस्ड इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट एंड शिफ्टिंग अलायंसेस अमंग रीजनल पावर्स लाइक अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, बिदार एंड विजयनगर, अलॉन्ग विद द राइज ऑफ मराठास, मुगल्स एंड यूरोपियन ट्रेडर्स। तो कॉन्फ्लिक्ट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा ट्रबुलेंट मूवमेंट चलने लग जाता है, क्योंकि बाहमनी किंगडम के बाद ये कुछ जो किंगडम्स हैं जो उसी से निकल करके स्टेट्स आते हैं। विजयनगर खैर अलग था। अब ये सारे स्टेट्स आपस में लड़ ही रहे हैं, साथ ही साथ मराठा रूलर्स का, मुगल्स का और यूरोपियन ट्रेडर्स का भी इंटरवेंशन होने लगता है इस एरिया में। द नोबिलिटी इनहेरिटेड फ्रॉम द बाहमनी पीरियड वाज डिवाइडेड इनटू दक्खनीज, ओल्ड सेटलर्स मोस्टली सुन्नी, एंड अफकीस और परदेसीज, न्यू इमिग्रेंट्स लार्जली सियास, कॉजिंग फ्रिक्वेंट इंटरनल राइवलरीज दैट वीकेंड द स्टेट। देखो क्या होता है, तो यहाँ पे दक्षिणीज रहा करते थे जो कि ओल्ड सेटलर्स थे और ये मोस्टली सुन्नीज हुआ करते थे, और उसके बाद फिर यहाँ पे अफीक्स या फिर परदेसी आते हैं जो कि नए आए थे यहाँ पे, और ये मोस्टली सियास थे। अब इसकी वजह से इंटरनली ये लोगों का राइवलरी बढ़ जाता है और जो स्टेट है इनका वो वीक पड़ जाता है। बोथ अहमदनगर एंड बीजापुर सॉ पावर स्ट्रगल बिटवीन दीज ग्रुप्स। अब अहमदनगर और बीजापुर दोनों है जो सबके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको देख रहा होता है। पॉलिटिकल अलायंसेस केप्ट चेंजिंग, पॉलिटिकल अलायंसेस हमेशा
चेंज होती रहती हैं, समटाइम्स फॉर कोऑपरेशन, ऑफन फॉर राइवलरी। मतलब पॉलिटिकल अलायंसेस लाइक मैरिजेस हो रही हैं तो ठीक है अब हम लोग कोऑपरेट करके रहेंगे, लेकिन अक्सर इनकी नहीं ही बनती थी। द मोस्ट नोटेबल was the 1565 Battle of Talikota, where अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा एंड बिदार allied to defeat विजयनगर। अब एक कोऑपरेशन का हम लोगों को बेस्ट एग्जांपल देखने को मिल सकता है, जो बैटल ऑफ तालीकोटा होती है, जहां पे अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा और बिदार जो है वो मिल करके विजयनगर को हरा देते हैं। द मराठास, ओरिजिनली एग्रीकल्चरलिस्ट्स एंड सोल्जर्स एम्प्लॉयड बाय डक्कन रूलर्स, रोज एज अ पावरफुल फोर्स अंडर Shahji and Shivaji, shifting loyalties between Mughals and Deccan states. मराठास जो थे, जो स्टार्टिंग में एग्रीकल्चरलिस्ट थे, मतलब फार्मर्स थे, ठीक है, और या फिर सोल्जर्स थे, जिनको एम्प्लॉयड कौन करता था, जिनको एज मतलब कि नौकरी पे कौन रखता था, दक्कन रूलर्स उनको रखते थे, लेकिन वो शाहजी और शिवाजी के अंडर एक पावरफुल फोर्स की तरह से उभर के आता है और अपनी जो लॉयल्टीज है वो मुगल्स और दक्कन स्टेट्स से अलग करता है। Meanwhile, European powers, especially the Portuguese, later the Dutch, English and French, intervened in regional politics. और इसी समय पे क्या होता है कि पोर्चुगीज जो है वो इंटरफेयर करने लग जाते हैं इंटरनल जो पॉलिटिक्स है उसमें, इसके साथ साथ डच, इंग्लिश और फ्रेंच भी इंटरवीन करने लग जाते हैं। द डक्कन रूलर्स alternately fought and allied with them for strategic advantage, marking the beginning of foreign influence in southern Indian politics. जो दक्कन रूलर्स है उन्होंने लड़ाइयाँ की, अलाइड हुए स्ट्रैटेजिकली एडवांटेजेस के लिए, किनके साथ, यूरोपियन पावर्स की वजह के साथ। अब यहीं से शुरुआत होती है कि फॉरेन इन्फ्लुएंस जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बढ़ने लगता है। मीनवाइल देखो यहाँ पे एक दक्कन का मैप दिया गया है, दक्कन एंड साउथ इंडिया का मैप दिया गया है जो कि 16th सेंचुरी का है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों को कानदेश, अहमदनगर, बेरार, गोलकोंडा, बीजापुर, विजयनगर एम्पायर, अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल, सब कुछ देखने को मिल रहा है। समझने की कोशिश करो कि बेरार यहाँ था, गोलकोंडा यहाँ था, बिदार यहाँ है, ठीक है ना। कमिंग ऑफ मुगल्स, After conquering Gujarat, Akbar sought to extend Mughal rule into Deccan, inspired by Gujarat's earlier claim of overlordship over the region and the need to secure trade routes to western ports. ठीक है, तो जब अकबर गुजरात पे अपना कॉन्क्वेस्ट कंप्लीट कर लेता है, उसके बाद फिर अकबर सोचता है कि वो दक्कन में भी अपना पावर बढ़ाएगा, एज गुजरात का जो क्लेम था वो पहले दक्कन रीजन तक हुआ करता था, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो ट्रेड रूट्स थे वो वेस्टर्न पोर्ट्स के पास थे, और जो वेस्टर्न पोर्ट था वो किसके पास था, वो दक्कन के पास था। नाउ इन 1591 ही सेंट डिप्लोमेटिक मिशंस टू दक्कन रूलर्स टू एक्सेप्ट मुगल सुजरनिटी, लीडिंग टू इंटरवेंशन इन अहमदनगर्स इंटरनल अफेयर्स। ठीक है, अकबर क्या करता है 1591 में एक डिप्लोमेटिक मिशन भेजता है दक्कन में, ताकि जो वहां के रूलर्स हैं वो मुगल्स की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर पाए, और लीडिंग टू इंटरवेंशन इन अहमदनगर इंटरनल अफेयर, और ताकि जो अकबर का जो डिप्लोमेटिक रूल है वो कहाँ पे काम आ सके, अहमदनगर के इंटरनल अफेयर्स में भी, मतलब वो इंटरवीन करना चाहता था। फॉलोइंग अ सक्सेशन डिस्प्यूट, एक सक्सेशन डिस्प्यूट के बाद अ ट्रीटी रिकॉग्नाइज्ड बहादुर निजाम शाह एज अ मुगल वेसल एंड सीडेड बेरार टू द एम्पायर। ठीक है, तो एक सक्सेशन डिस्प्यूट के बाद जो बहादुर निजाम शाह है उनको मुगल वेसल की तरह रिकग्नाइज कर लिया जाता है। मुगल वेसल मतलब कि मुगल जागीरदार की तरह रिकग्नाइज कर लिया जाता है, और बेरार को इस एम्पायर में मिला दिया जाता है। However, instability persisted. Kandesh was annexed in 1601 after the fall of Ashirgarh, while Malik Ambar continued to resist Mughal control by restoring Barhun Nizam Shah I and founding a capital at Khirki. देखो क्या होता है कि भले ही जो बेरार है उसको मिला दिया जाता है अहमदनगर में, ठीक है, और लेकिन जो इंस्टेबिलिटी है वो कायम रहती है। कांदेश को एनेक्स कर लिया जाता है। क्यों कांदेश को एनेक्स कर लिया जाता है 1601 में, असीरगढ़ के फॉल के बाद। मलिक अंबर जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपना जो भी रेजिस्टेंस है मुगल्स के खिलाफ, ठीक है, तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। मीनवाइल
During Jahangir's reign, shifting alliances, internal Deccan rivalries, and Shah Jahan's rebellion caused a fluctuating power balance. तो जहांगीर के रेन में क्या होता है कि पावर्स जो है वो शिफ्ट होते हैं, इंटरनली दक्कन में भी राइवलरीज चल रही होती हैं, और शाहजहां जो है वो रेबल कर देता है, जिसकी वजह पावर बैलेंस क्रिएट होता है, मतलब दोनों तरफ कुछ गड़बड़ियां चल रही होती हैं, जिस वजह से चीजें बैलेंस्ड हो जाती हैं। इवेंचुअली अंडर शाहजहां द मुगल्स अडॉप्टेड एन अग्रेसिव दक्कन पॉलिसी, और इवेंचुअली जब शाहजहां राजा बनता है तो उसके अंडर में जो मुगल्स हैं वो अग्रेसिव पॉलिसीज अपनाते हैं दक्कन को लेकर के, लीडिंग टू ट्रीटी ऑफ 1636 मेकिंग अ न्यू फेज इन मुगल मराठा दक्कन पॉलिटिक्स। और ट्रीटी ऑफ 1636 के बाद क्या होता है कि मुगल मराठा दक्कन पॉलिटिक्स का एक नया रूप हम लोगों को देखने को मिलता है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या था आफ्टर बहामनी किंगडम। तो जो रूलर हुआ करता था वो सुप्रीम अथॉरिटी हुआ करता था, जिसको कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स असिस्ट करते थे, हुज साइज एंड कंपोजिशन, और जिनका मतलब कि कितने काउंसिल मेंबर्स होंगे ये रूलर्स के हिसाब से डिपेंड करता था। द नोबिलिटी फॉर्म द टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास एंड मेंटेनिंग बैलेंस अमंग इट्स फैक्शन वाज वाइटल। तो नोबिलिटी जो है, रॉयल्टी के बाद नोबिलिटी आती थी, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो था वो इंपॉर्टेंट था, और इनके बीच पे बैलेंस बनाए रखना बहुत जरूरी था। की ऑफिशियल इंक्लूडेड द वकील उल सुल्तान और पेशवा चीफ मिनिस्टर एंड मीर जुमाल फाइनेंस एंड रेवेन्यू हेड। तो कुछ की ऑफिशियल्स कुछ ऐसे हुआ करते थे जो कि पेशवा है या फिर मीर जुमला है, तो ऐसे कुछ पोस्ट जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लार्जली फॉलोड द बाहमनी मॉडल, और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बाहमनी मॉडल जो फॉल के बाहमनी किंगडम के फॉल से पहले जो चलता आता था वो मोर और लेस उसको फॉलो किया करता था। एम्पायर जो था वो डिवाइड था इनटू प्रोविंसेस अंडर तरफदार्स, एंड लैंड्स वाज क्लासिफाइड एज क्राउन लैंड, जागीर लैंड एंड ट्रिब्यूटरी लैंड। जो प्रोविंसेस थे, तरफ जो थे वो तरफदार के अंदर आते थे, ठीक है, मतलब डिवाइड थे वो तरफ्स में, और वो अंडर आते थे तरफदार्स के। और यहाँ पे तीन तरह के हम लोगों को लैंड देखने को मिलते हैं, जो एक रॉयल्टी का लैंड होगा, एक जागीर का लैंड होगा और एक ट्रिब्यूटरी लैंड होगा। ईच प्रोविंस कंप्राइज्ड सरकार्स, परगनास एंड विलेजेस। तो हर प्रोविंस का अपना सरकार, परगना और विलेज हुआ करता था। एट द विलेज लेवल पटेल एक्टेड एज द हेडमैन। जो पटेल हुआ करते थे वो हेडमैन हुआ करते थे विलेज लेवल पे। कुलकर्णी जो थे वो अकाउंटेंट थे। महार्स जो थे वो वॉचमैन थे। आर्टिशंस नोन एज बुलेतादार्स वर पेड इन ग्रेन शेयर्स फॉर देयर सर्विसेज। और जो आर्टिशंस थे उनको गेहूं दिया जाता था उनकी सर्विसेज के लिए। दिस सिस्टम रिफ्लेक्टेड अ ब्लेंड ऑफ सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। तो ये जो सिस्टम था, यहाँ से हम लोगों को पता चलता है कि लोकल ऑटोनॉमी है, मतलब लोकल ऑटोनॉमी है एडमिनिस्ट्रेशन में, और एक सेंट्रलाइज्ड रूल भी है, ठीक है। अब द rise of the Marathas. The rise of Marathas as a major political force in the 17th century was a result of complex socio-economic, geographical and political factors rather than merely a religious struggle against Muslim rulers. ठीक है, तो मराठास का जो रूल था, जो उनका उदय था, वो सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस रीजन्स की वजह से नहीं था। इसमें बहुत ज्यादा हाथ सोशियो इकोनॉमिक चीजों का था, देन जियोग्राफिकल फैक्टर्स थे, पॉलिटिकल फैक्टर्स थे, ठीक है। अर्ली इंटरप्रिटेशन सच एज दोज बाय Grant Duff and M.G. Ranade depicted the Marathas either as a spontaneous forest uprising or a nationalist movement against the Mughals. तो जो अर्ली इंटरप्रिटेशंस थी इस चीज के बारे में कि क्यों मराठा अपराइजिंग होती हैं, वो ऐसी कुछ थी M.G. Ranade और ग्रैंड डफ के बारे द्वारा, कि जो ये सारी चीजें शुरू होती हैं बहुत ही अचानक से हो गई। एक फॉरेस्ट अपराइजिंग थी, जंगल से कुछ अपराइजिंग शुरू हुई, या फिर कह सकते हो कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट था जो मुगल्स के अगेंस्ट शुरू हुआ। सिमिलरली सरकार एंड सरदेसाई viewed it as Hindu retaliation against औरंगजेब। और सिमिलरली सरकार ने भी इसको ऐसे ही देखा कि हिंदूज जो थे वो रिटेलिएट करते हैं औरंगजेब के खिलाफ, जो कि एक मुस्लिम रूलर था। However, historical evidences shows Marathas often served Muslim rulers of Bijapur and Ahmednagar, undermining प्योरली कम्युनल एक्सप्लेनेशन। देखो, तो यहाँ पे हिस्टोरिकल एविडेंसेस हम लोगों को मिलते हैं कि जो मराठास थे वो मुस्लिम रूलर्स को सर्व किया करते थे, जो कि बीजापुर या फिर अहमदनगर के थे, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बात है ये पूरी तरह से
कम्युनल एक्सप्लेनेशन जो है वो अंडरमाइन हो जाता है। ऐसा हम लोग डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये रिलीजियस अपराइजिंग थी। Modern scholars, including Satish Chandra and Andre Wink, highlighted the importance of geography, socio-economic conditions and administrative strategy. ठीक है, तो सतीश चंद्रा जैसे और एंड्रे विंक जैसे जो आज के मॉडर्न स्कॉलर्स हैं वो हाईलाइट करते हैं कि ज्योग्राफी, सोशियो इकोनॉमिकल फैक्टर्स, कंडीशंस और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रैटेजी जो थी उनका भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल था। Shivaji capitalized on the discontent of peasants and reduced the power of traditional intermediaries like Deshmukhs, benefiting both petty landlords and the agricultural class. देखो क्या होता है कि शिवाजी क्या करते हैं कि जो इंटरमीडियरीज हैं, जो मिडिल मैन है लाइक देशमुख्स, उनकी पावर को कम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि पेजेंट क्लास और जो लैंडलॉर्ड्स हैं वह आपस में कनेक्ट कर पाते हैं, जिसकी वजह से दोनों को प्रॉफिट होता है। ठीक है, बीच में से अगर आप किसी को पैसे नहीं दोगे, ठीक है, कहीं जाना है आप डायरेक्टली जा सकते हो, कोई आपको एक्स्ट्रा पाथ ना लेना पड़े, तो ऑब्वियसली आपका समय और पैसा बचेगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक लॉयल आर्म फोर्स क्रिएट होती है मराठास की, कुनवीस की और ट्राइबल ग्रुप्स की। शिवाजी ऑल्सो स्ट्रेंथन हिज पॉलिटिकल लेजिटिमेसी थ्रू मैट्रिमोनियल अलायंसेस, कोरोनेशन एज अ सूर्यवंशी क्षत्रिय एंड क्लेम्स ऑफ नोबल lineage, enhancing his authority over the Maratha community and justifying the collection of सर देशमुखी। देखो क्या होता है कि मैट्रिमोनियल कनेक्शंस के साथ, अलायंसेस के साथ शिवाजी अपने रूल को ज़्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश करते हैं, ज़्यादा बेस प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ कोरोनेशन करते हैं अपना खुद का, मतलब मराठा क्लैन का सूर्यवंशी क्षत्रिय के रूप में, और क्लेम करते हैं कि उनका एक लिनियज जो है वो बहुत नोबल है। ठीक है, इन्हांस करता है ये चीज़ें उनकी अथॉरिटी को, और मराठा कम्युनिटी को जस्टिफाई करता है कि क्यों उनको सरदेशमुखी मतलब कि टैक्स देना सही है। ठीक है, द भक्ति मूवमेंट particularly महाराष्ट्र धर्मा played a crucial role in consolidating मराठा आइडेंटिटी। तो भक्ति मूवमेंट, स्पेशली जो मराठा धर्मा वाला जो भक्ति मूवमेंट है, उसकी वजह से मराठा आइडेंटिटी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एम्फेसाइजिंग एग्लिटेरियनिज्म एंड सोशल मोबिलिटी। अब इसकी वजह से क्या होता है कि ग्रुप और जो सोशल मोबिलिटी है वो अच्छे से होता है। Saint poets like Guru Ramdas provided ideological support for regional assertion against central powers। ठीक है, तो जो रामदास का जो थिंकिंग होता है, जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, उसकी वजह से और ज़्यादा सेंट्रल पावर को हक मिलता है कि हाँ वो लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। विच शिवाजी यूज टू मोबिलाइज पेजेंट्स एंड कंसोलिडेट पावर। ठीक है, तो मतलब गुरु रामदास का जो आइडियोलॉजी था वो रीजनल असर्शन को सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, उसके बारे में आइडियोलॉजिकल आइडियाज़ को स्प्रेड कर रहा था। तो शिवाजी इसको यूज़ करते हैं ताकि जो पेजेंट्स हैं उनको मोबिलाइज किया जा सके अपने मराठा किंगडम के हक में, या अपने विचारों के हक में उनको इधर से उधर किया जा सके, उनको तैयार किया जा सके कि हाँ अभी ये लड़ाई लड़नी है, वो लड़ाई लड़नी है। ठीक है, मराठा एक्सपेंशन वॉज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड हिंदू मुस्लिम स्ट्रगल। हम लोगों ने पहले भी देखा कि मराठा एक्सपेंशन जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई भी हिंदू मुस्लिम स्ट्रगल नहीं था। इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल थी, सोशियो इकोनॉमिक चीज़ें शामिल थी, फिर ज्योग्राफी की वजह से भी ये हुआ, फिर बहामनी किंगडम का फॉल की वजह से हुआ। ठीक है, तो डायरेक्टली कह देना कि हिंदू मुस्लिम स्ट्रगल की वजह से ये शुरू हुआ तो ये थोड़ा गलत होगा। इट वॉज अ रीजनल असर्शन सीकिंग ऑटोनॉमी। ये एक रीजनल असर्शन था, ये एक मतलब लोकल शुरुआत थी जो कि ऑटोनॉमी चाहता था, अपने पास सत्ता को रखना चाहता था, पावर को एकजुट करना चाहता था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ लार्ज प्रिंसिपैलिटी, चाहता था कि एक लार्ज प्रिंसिपैलिटी इस्टेब्लिश की जा सके, स्पेशली आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ अहमदनगर। अहमदनगर के डिक्लाइन के बाद तो ये और ज़्यादा एविडेंट हो गया कि इन लोगों को ये चीज़ें करनी ही है। ठीक है, collecting Chauth and Sardeshmukhi across their domains illustrate the practical, political and economic dimension of Maratha power। तो चौथ और सरदेशमुखी क्या है? चौथ और सरदेशमुखी जो है वो एक तरह का टैक्स है। वो ये शो करता है कि उनके एरिया में वो लोग प्रैक्टिकल थे, पॉलिटिकल थे और इकोनॉमिकली सोच रहे थे कि मराठा पावर को किस तरह से बढ़ाया जाए। कंक्लूजन में कहा जा सकता है कि जो मराठास है रिफ्लेक्टेड अ स्ट्रैटेजिक मोबिलाइजेशन ऑफ डाइवर्स सोशल ग्रुप्स। मराठास जो है वो स्ट्रैटेजिक मोबिलाइजेशन करते हैं डाइवर्स ग्रुप्स का। exploitation of geographical advantages and smart administrative and military politics under Shivaji, making them a dominant regional force in the Deccan। बेसिकली अपने जो ज्योग्राफिकल एडवांटेज हैं कि पहाड़ हैं बहुत सारे और अपने एरिया से वो बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं, इसकी वजह से वो ज्योग्राफिकल एडवांटेजेस लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनका बहुत स्ट्रांग होता है, मिलिट्री को अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं और इसी वजह से वो डोमिनेंट रीजनल फोर्स क्रिएट कर पाते हैं दक्कन में।
ठीक है। Creation of the Maratha power. As discussed earlier, the emergence of Maratha as powerful political group started since the 17th century under Deccan kingdoms, and it was the Bhosle family which led the path of Maratha state formation. ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया है कि जो मराठास हैं वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ग्रुप बन जाते हैं पॉलिटिकली भी, ठीक है। और इन सब चीज़ों की शुरुआत होती है 17th सेंचुरी में अंडर डक्कन किंगडम्स। डक्कन किंगडम मतलब बाहमनी किंगडम, फिर बाहमनी किंगडम टूटता है अहमदनगर, बेरार, बिदार, गोलकोंडा, बीजापुर, ठीक है। तो इन सब के बाद इन सब के अंडर जो है वो मराठा किंगडम जो है उसका उदय होता है, और स्पेसिफिकली जो भोसले फैमिली है वो इस बात को लीड करती है। सबसे पहले हम लोग शाहजी के बारे में देखते हैं। तो शिवाजी के ग्रैंडफादर थे मालोजी भोसले, लाल राव नायक निम्बलकर, ठीक है, द देशमुख ऑफ फल्तून। और वो कौन थे? देशमुख थे फल्तून के। मालोजी ज्वाइंड द सर्विस ऑफ अहमदनगर रूलर मुर्तजा निजाम एज बरगीर इन 1577। मालोजी एक बरगिर के रूप में अहमदनगर के राजा मुर्तजा के अंडर काम करने लगते हैं इन 1577। डिस्पाइट फ्यू इनिशियल मिसअंडरस्टैंडिंग ओवर मैरिज विथ जीजाबाई, ही वाज मेड इन चार्ज ऑफ फोर्ट्स ऑफ शिवनेरी एंड चकुन अलॉन्ग विद द टाइटल ऑफ मालोजी राजा भोसले। तो शुरुआत में मालोजी को थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अबाउट द मैरिज ऑफ जीजाबाई, लेकिन बाद में क्या होता है कि उन्हें शिवनेरी और चाकुन का चार्ज दे दिया जाता है कि ये आप फोर्ट्स आप संभालोगे, और इनको टाइटल दिया जाता है मालोजी राजा भोसले, ठीक है। ही ऑल्सो गॉट द जागीर ऑफ पूना एंड सोपा इन द बिगिनिंग ऑफ 17th सेंचुरी। और 17th सेंचुरी के शुरुआत में उनको पूना और सोपा की जागीरदारी भी दे दी जाती है। किनको दे दी जाती है? मालोजी को, ठीक है। हिज प्रेस्टीज enhanced further when a powerful Deshmukh Jadav Rao Shindekar married his daughter Jijabai to Shahji, ठीक है। देखो क्या होता है कि किसका प्रेस्टीज बढ़ता है? मालोजी राजा भोसले का प्रेस्टीज बढ़ जाता है जब उनके बेटे की शादी जीजाबाई से होती है। जीजाबाई कौन होती है? जीजाबाई एक पावरफुल देशमुख जादव राव शिंदेकर की बेटी होती हैं, ठीक है। द सन ऑफ मालोजी, शाहजी कौन है? मालोजी के बेटे हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन वॉचिंग द स्टोरी एंड द लाइफ ऑफ जीजाबाई, प्लीज चेक द कॉमेंट बॉक्स एंड द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, द लिंक आर पिन्ड, ओके। सो चलो आगे बढ़ते हैं। Now, subsequently, Mughal captured Ahmednagar during the reign of Akbar, resulting in the lot of chaos and confusion. मुगल्स क्या करते हैं? वो अहमदनगर को कैप्चर कर लेते हैं जब अकबर का राज हुआ करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा भगदड़ और कंफ्यूजन क्रिएट होती है। इस पीरियड के दौरान इस टर्मोइल पीरियड के दौरान शाहजी जो है वो अपने फादर को सक्सीड करते हैं, मतलब मालोजी के बाद शाहजी जो है वो उनका कार्यभार ले लेते हैं, एंड ज्वाइन मुगल सर्विसेज एज मनसबदार विद द रैंक ऑफ 6,000 जाट एंड 5,000 सवार इन 1630, ठीक है। और उसके बाद फिर जब शाहजी जो है अपने फादर को सक्सीड करते हैं तो वो मुगल मनसबदार बनते हैं, और उनका रैंक होता है 6,000 जाट एंड 5,000 सवार in 1630. However, soon after in 1632, Shahji shifted side and joined Bijapur and rose rapidly control amongst ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ निजाम शाही टेरिटरी। लेकिन जल्दी ही शाहजी जो है वो अपना साइड बदल लेते हैं, मगर मुगल्स का साथ छोड़ करके वो बीजापुर के साइड आ जाते हैं 1632 में, और एक पावरफुल तरीके से उभर के आते हैं और 1/4 निजाम शाही टेरिटरी पे अपना कंट्रोल जमा लेते हैं। Soon Mughals once again became active in the area and forced Shahji to surrender most of the territory, and he was forced to retreat to Konkan region as बीजापुर नोबल। और लेकिन उसके बाद क्या होता है कि मुगल्स जो है वो वापस से अपना पावर दिखाते हैं थोड़ा, और शाहजी को सरेंडर करने पे मजबूर कर देते हैं उनकी टेरिटरीज जो उन्होंने जीती होती हैं, ठीक है। वो फोर्स होते हैं कि उनको रिट्रीट करना पड़े, मतलब उनको फोर्सफुली रिट्रीट करना पड़ता है कोंकण रीजन में, जहां पे वो एज अ बीजापुर नोबल रहने लगते हैं। Here he come into contact with Morar Punt and joined services of Randullah Khan and demonstrated his capabilities during Karnataka campaign. और यहीं पे वो मोरोर पंथ के कांटेक्ट में आते हैं, और मोरोर पंथ के द्वारा वो ज्वाइन करते हैं खान की सर्विसेज को, और फिर कर्नाटका कैंपेन में उनको मदद करते हैं,
ठीक है। अब हम लोग शिवाजी के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने थोड़ा बहुत मालोजी राव भोसले और जीजाबाई और शाहजी का नाम सुना, तो ये तीनों ही लोग शिवाजी से कनेक्टेड हैं। शिवाजी से कैसे कनेक्टेड है, तो मालोजी राव भोसले जो हैं वो उनके ग्रैंडफादर हैं, जीजाबाई जो है वो उनकी मदर हैं, और जो शाहजी हैं वो उनके फादर हैं। किस तरह से मालोजी राव जो थे, जो ग्रैंडफादर थे उनके, वो किस तरह से सर्विसेज में आते हैं, किस तरह से उनका क्या कनेक्शन रहता है, ठीक है। मदर उनकी कौन थी, देन उनके फादर जो थे वो किस तरह से टेरिटरीज को सरेंडर करना पड़ता है मुगल्स को, उसके बाद फिर कर्नाटका में हेल्प करते हैं वो खान को लड़ाई में, ठीक है। अब हम लोग शिवाजी के बारे में देखते हैं। तो शिवाजी द प्राइम आर्किटेक्ट ऑफ मराठा पावर was born at Shivneri in the year 1627 and stayed with his mother Jijabai till 1636 when Shahji was forced to surrender 7 forts under his possession to the Mughals, ठीक है। तो शिवाजी जो है वो प्राइम आर्किटेक्ट हैं मराठा पावर के, मतलब यही वो इंसान थे जिन्होंने मराठा पावर को एक नई बूस्ट दी। इनका जन्म हुआ है शिवनेरी में इन द ईयर 1627 और ये वहां अपनी मदर जीजाबाई के साथ 1636 तक रहा करते थे, जब तक कि शाहजी को, हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा ना शाहजी वाले पार्ट में, कि शाहजी को सरेंडर करने पड़ते हैं कुछ फोर्ट्स, किसको, कुछ क्या ज्यादातर फोर्ट सरेंडर करने पड़ते हैं मुगल रूलर को। क्यों? क्योंकि जो मुगल्स हैं वो अपना दबदबा फिर से वहां पे स्टैब्लिश करना चाहते थे, ठीक है। तो 7 फोर्ट्स जो है वो सरेंडर करते हैं शाहजी टू मुगल पोजीशन। He remained at Pune under the guardianship of दादाजी कानदेव, ठीक है। उसके बाद फिर 1636 के बाद शिवाजी जो हैं वो पूना चले जाते हैं और गार्डियनशिप, मतलब उनके गार्डियन होते हैं दादाजी ऑफ दादाजी कोंददेव। He remained at Pune under the guardianship of दादाजी कोंददेव। देखो दादाजी कोंददेव के अंडर में शिवाजी रहते हैं, ठीक है, जब वो अपनी मदर जीजाबाई को छोड़ करके पुणे आ जाते हैं, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ दादाजी कोंददेव इन 1647 शिवाजी टुक कंट्रोल ऑफ पूना एज शाहजी रिप्रेजेंटेटिव। तो शाहजी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह से और दादाजी कोंददेव की डेथ के बाद वो पूना का कार्यभार संभालते हैं। It was at this juncture he developed friendship with Malav chiefs Jade Nayak and Bandal Nayak based on the west of Pune। और इसी समय पे वे दो लोगों से मिलते हैं और अपनी फ्रेंडशिप इनके साथ डेवलप करते हैं। कौन दो लोग? जादे नायक और बंदल नायक। इनकी फ्रेंडशिप जो है एक सिग्निफिकेंट रोल निभाती है शिवाजी के लाइफ में। कैसे निभाती है देखते हैं। दिस फ्रेंडशिप वाज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर शिवाजी एज मालव्स कंस्टिट्यूटेड द 51 पॉलिटिकल प्रोसेसेस बैकबोन ऑफ शिवाजीज आर्मी। तो जो मालव्स थे वो 51 पॉलिटिकल प्रोसेसेस अपने अंडर रखते थे, ठीक है, और ये शिवाजी की आर्मी की बैकबोन थी। शिवाजी ऑलवेज बिलीव्ड दैट ही हैज नेचुरल क्लेम ओवर द टेरिटरी हिज फादर वाज फोर्स्ड टू सबमिट इन 1636 एंड वांटेड टू रिकवर। शिवाजी को हमेशा से लगता था कि उनके फादर ने जितनी भी टेरिटरी कमाई थी, जितनी भी टेरिटरी उन्होंने एक्वायर की थी, वो 1636 तक जो उनको मुगल्स को सबमिट करनी पड़ गई थी, वो उस पे उनका हक है क्योंकि वो उनके बेटे हैं, ठीक है। However, arrest of his father by Mustafa Khan and the Bijapur commander promoted Shivaji to take help of Mughal to pressurize Bijapur to release his father। देखो क्या होता है कि मुस्तफा खान जो है, जो कि बीजापुर का कमांडर था, वो उनके फादर को, मतलब शिवाजी के फादर शाहजी को कैप्चर कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है उनका, और शिवाजी को इसकी वजह से मुगल्स के साथ थोड़ा सा मिलना जुलना पड़ता है, क्योंकि बीजापुर जो है वो रिलीज नहीं कर रहा था उनके फादर को, और बीजापुर पे उनको प्रेशर बढ़ाना था कि आप मेरे फादर को रिलीज करो, ठीक है। Meanwhile, Shivaji was successful in capturing the fort of Prandir in 1648 and by 1656 he was able to capture fort of Javeli which was stronghold of Malev chieftain Chandra Rao More, ठीक है। तो इसी बीच में जब तक उनके फादर का ये सब चल रहा होता है, मुगल्स के साथ वो टाइप्स कर रहे होते हैं अपने फादर को रिलीज करने के लिए, इसी बीच में वो प्रांदेर के किले पर अपना कब्जा जमा लेते हैं 1648 में, और 1656 आते आते तक में वो जावेली के किले पर भी अपना कैप्चर कर लेते हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हुआ करता था मालवी चीफशिन का, जो कि थे चंद्रा राव मोरे।
Capture of Javeli gave not only a chance to extend further in South and West Konkan region but also enhanced his military strength due to joining of Malvi chieftains of More territory. जब जावेरी को वो कैप्चर करते हैं तो ये सिर्फ उनका एक्सपेंशन ही नहीं था, बल्कि इससे क्या होता है कि उनकी फर्दर साउथ में वेस्ट कोंकण रीजन में जो उनकी प्रेजेंस है वो स्ट्रांग होती है, साथ ही साथ जो उनकी मिलिट्री है उनको स्ट्रेंथ मिलती है, क्योंकि जो मालवे चीफ्स थे वो उनको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, मीनवाइल जो औरंगजेब है जो कि दक्कन का गवर्नर हुआ करता था वो नॉर्थ की तरफ मूव करता है, क्योंकि उसी समय पे वॉर ऑफ सक्सेशन हो जाता है। हम लोगों को पता है कि शाहजहां के जो बेटे थे दारा शिकोह और औरंगजेब, तो इन सब के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। अल्टीमेटली औरंगजेब जीत जाता है और दारा शिकोह मारा जाता है। ठीक है, तो इन सब चीजों में कौन इन्वॉल्व हो जाता है? दारा शिकोह, और वो दक्कन छोड़ करके नॉर्थ की तरफ चला जाता है। Mughals engagement with war of succession allowed Shivaji to exert his might, and by siding with rulers of Bijapur he raided area of Mughal Deccan। तो जैसे ही शिवाजी को ये लगता है कि अभी सही समय है, क्योंकि जो दक्कन का जो गवर्नर है वो तो ऑलरेडी अपना बिजी है भाई वॉर ऑफ सक्सेशन में, तो वो उस समय का फायदा उठाते हैं और अब मुगल दक्कन जो है उस पे और बीजापुर पे रेड्स मारना शुरू कर देते हैं। Expanding further, he captured Kalyan, Bhiwandi, Mahuli from the Siddhs of Janjira by 1658, और वो अपना एक्सपेंशन करते जाते हैं। वो क्या क्या कैप्चर कर लेते हैं? कल्याण, भिवंडी, माहुली, ये सारी जगहें वो कैप्चर करने लगते हैं बाय 1658 तक। ठीक है, soon relationship between Shahji and Bijapur turned sour, and Adil Shahi ruler departure Abdullah Bhatri Afzal Khan to punish Shivaji। क्या जल्दी ही क्या होता है कि शिवाजी और बीजापुर का जो रिश्ता है वो बहुत खराब होने लगता है, और आदिल शाही रूलर जो है वो आदिल शाही रूलर्स जो हैं वो डिप्यूट करते हैं, मतलब कि काम सौंपते हैं अब्दुल्ला को कि वो जाकर के शिवाजी को पनिश करे। रिलाइंग मोरे ऑन डिप्लोमेसी, अफजल खान अरेंज्ड अ मीटिंग विद शिवाजी वेयर शिवाजी मर्डर्ड हिम 10 नवंबर 1659। तो मोरे जो हैं जिनके बारे में हम लोगों ने ऊपर देखा, जो चंद्रा राव मोरे हैं, ये क्या करते हैं कि ये अफजल खान का और शिवाजी का एक मीटिंग फिक्स कराते हैं डिप्लोमेटिक रूप से, लेकिन वहां पे शिवाजी जो है वो मर्डर कर देते हैं। किसका? अफजल खान का। ठीक है, अफजल खान को ही भेजा गया था आदिल शाह रूलर्स के द्वारा कि वो जाकर के पनिश करे किसको? शिवाजी को। This further emboldened Shivaji, and he took control over Panhala and South Konkan, though Marathas could not retain Falhana for wrong। देखो क्या होता है कि अब इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने अफजल खान को मार दिया है, तो शिवाजी की अब थोड़ी सी जो बोल्डनेस है वो और ज्यादा लोगों में फैल जाती है कि ये तो बहुत ज्यादा फियर्स है। ठीक है, तो इसके ही बाद वो पनहाला में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं, साउथ कोंकण में अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही फल्हाना जो है वो उनके हाथ से छूट जाता है। इंक्रीजिंग पावर ऑफ शिवाजी प्रमोटेड औरंगजेब टू डिप्यूट सिस्ता खान इन दक्कन। अब जैसे जैसे शिवाजी का पावर बढ़ रहा होता है, औरंगजेब परेशान होता है और सिस्ता खान को दक्कन में भेजता है। इनिशियली सिस्ता खान अचीव्ड सक्सेस एंड मुगल वर एबल टू सिक्योर नॉर्थ कोंकण बट कुड नॉट टेक कंट्रोल ऑफ रत्नागिरी। देखो क्या हो रहा है कि इनिशियली जो खान है वो सक्सेस करता है, मतलब उसको जीत मिलती है। मुगल्स को स्टार्टिंग में नॉर्दर्न कोंकण भी सिक्योर करने को मिलता है, लेकिन उनका कंट्रोल रत्नागिरी पर नहीं हो पाता है। हाउएवर शिवाजी गेव अ सीवियर बाउल ऑफ मुगल्स बाय अटैकिंग द कैंप्स ऑफ सिस्ता खान एंड सीरियसली वुंडिंग हिम। और शिवाजी ने उनको एक मतलब समझ लो कि बहुत परेशान कर दिया मुगल्स को जब वो सिस्ता खान के कैंप्स पर अटैक करते हैं और उनको घायल कर देते हैं। Soon it was followed by attack on an important city सूरत। ठीक है, मुगल्स की एक इंपॉर्टेंट सिटी हुआ करती थी सूरत, वहां भी जाकर के मराठास जो है अटैक करते हैं, इससे मुगल्स को चोट पहुंचती है। रियलाइजिंग द ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन औरंगजेब डिप्यूटेड मिर्जा राजा जय सिंह एज वाइसरॉय ऑफ दक्कन। जैसे ही औरंगजेब को समझ में आता है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी है, तो वो मिर्जा राजा जयसिंह को वाइसरॉय अपॉइंट करते हैं दक्कन का। मूविंग स्ट्रैटेजिकली जयसिंह ट्राइड टू प्रेशराइज शिवाजी टू साइड विथ मुगल अगेंस्ट बीजापुर। ठीक है, तो स्ट्रैटेजिकली मूव करते हुए जो राजा है जयसिंह है वो क्या करते हैं कि शिवाजी को थोड़ा प्रेशराइज करते हैं कि आप बीजापुर का समर्थन मत करो, आप मुगल्स का समर्थन करो अगेंस्ट बीजापुर। ठीक है, दिस वुड क्रिएट
a rift between two and at the same time tried to shift Jagirs of Shivaji further away from Mughal territory towards less fertile areas of Bijapur. इसके साथ साथ जो मिर्जा राजा जी जयसिंह हैं वो क्या करते हैं कि वो शिवाजी को फोर्स करते हैं कि वो जो अपना टेरिटरी है उस डायरेक्शन में शिफ्ट करे जहाँ पे ज्यादा फर्टाइल लैंड्स ना हो. To conquer Shivaji, Jaisingh exerted pressure and defeated him at पुरंदर in 1665. अब शिवाजी को कॉन्कर करने के लिए जयसिंह क्या करते हैं, उन पर प्रेशर बनाते हैं और उनको पुरंदर की लड़ाई में 1665 में हरा देते हैं. एज पर द टर्म ऑफ ट्रीटी शिवाजी वॉज फोर्स टू सरेंडर 23 आउट ऑफ 35 फोर्ट्स अंडर हिज कंट्रोल विच यील्डेड अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 लाख हून्स एनुअली. ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है कि शिवाजी जो है वो हार जाते हैं. अब उनको ट्रीटी में हम लोगों ने, अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी चाइनीज हिस्ट्री वाला मेरा वीडियो देखा है तो आप लोगों को पता होगा कि जब चाइना 19th सेंचुरी में हार रहा होता है तो उसको इंडेमिनिटीज देनी पड़ती है. मतलब जो हारने वाली पार्टी है उसको जीतने वाली पार्टी को पैसे, लैंड, स्पोर्ट्स, ये सारी चीजें देनी पड़ती हैं. तो वही चीज यहाँ पे होती है कि शिवाजी को इंडेमिनिटी पे करनी पड़ती है टू राजा या क्या नाम है इनका, हाँ जयसिंह को. ठीक है, और उसमें वो क्या पे करते हैं, 23 मतलब 35 में से 23 फोर्ट्स जो है उनको सरेंडर करने पड़ते हैं और अप्रोक्सीमेटली ये 4 to 5 लाख हून्स एनुअली प्रोड्यूस करता था ये सारा जो फोर्ट्स था वो. ठीक है, As compensation, he was to be allotted Bijapuri, Talkonkan and भालाघाट. ठीक है, मतलब कि कंपनसेशन. अब उन्होंने अपनी इंडेमिनिटी तो पे की है, लेकिन उसके कंपनसेशन में मुगल्स को उनको देना था बीजापुरी, तलकोकन और बालाघाट. ठीक है, एट द सेम टाइम शिवाजी सन वाज इनरोल्ड एज मनसबदार इन मुगल सर्विस विद द रैंक ऑफ 5000 जाट. और इसी समय पे जो शिवाजी के बेटे हैं उनको भी मनसबदारी दी जाती है ऑफ मुगल सर्विसेज, जहां उनका रैंक होता है 5000 जाट. However, Aurangzeb's reluctant to support Shivaji against Bijapur and growing resentment against Shivaji in the Mughal party in the Deccan caused little success for Jaisingh's strategic move. लेकिन जो औरंगजेब था वो बहुत ही ज्यादा शिवाजी के अगेंस्ट था. मतलब वो नहीं चाहता था कि आराम से शांति से चीजें हो जाएं. तो इसकी वजह से जो जयसिंह की जो पूरी प्लानिंग होती है उसको बहुत ही कम सक्सेस मिल पाती है. मोर ओवर इट रिजल्टेड इन अलायंस बिटवीन गोलकोंडा एंड बीजापुर. जो भी होता है, जो भी चीजें चल रही होती हैं उसका रिजल्ट ये होता है कि बीजापुर और गोलकोंडा आपस में अलायंस बना लेते हैं. एज एन अल्टरनेटिव जयसिंह परसुएडेड शिवाजी टू विजिट औरंगजेब इन पर्सन एट आगरा. और शिवाजी जो है वो क्या करते हैं कि परसुएड हो जाते हैं वाया जयसिंह कि वो जाकर के आगरा में किससे मिले, औरंगजेब से मिले. At the Mughal court, Shivaji felt humiliated as he was placed along with Mansabdar of 5000 jat and did not receive honor as expected. जब आगरा पहुंचते हैं शिवाजी तो उनको 5000 जाट्स की तरह ट्रीट किया जाता है और जो ऑनर शिवाजी को चाहिए था वो रिस्पेक्ट उनको वहां फील नहीं होती है, वहां उनको ह्यूमिलिएटेड फील होता है. शिवाजी's protest led to his imprisonment at Agra. और शिवाजी को इसी दौरान आगरा में जब शिवाजी रेजिस्ट करते हैं कि मुझे ये सम्मान मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, मुझे आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करना चाहिए था, जब वो रेजिस्ट करते हैं इस बात को लेकर के तो उनको कैद कर लिया जाता है आगरा में. सून आफ्टर शिवाजी's escape and transfer of जयसिंह to Kabul further complicated the political scenario of Deccan for Mughals. ठीक है, और शिवाजी का ये बहुत ही एडवेंचरस escape होता है आगरा फोर्ट से. ठीक है, तो इसके बाद और जो जयसिंह है उनको काबुल भेज दिया जाता है. उसके बाद जो सिचुएशन है वो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है बिटवीन मुगल्स एंड मराठास. 52 एक्सपेक्टिंग रिटेलिएशन फ्रॉम द मुगल्स, शिवाजी स्ट्रेटेजिकली एक्सटेंडेड फ्रेंडशिप टुवर्ड्स प्रिंस मुअज्जम, द वाइसरॉय ऑफ दक्कन. शिवाजी क्या करते हैं, स्ट्रैटेजिकली मुअज्जम जो कि एक मुगल प्रिंस थे और दक्कन के वाइसरॉय थे उनके साथ फ्रेंडशिप बढ़ाना शुरू करते हैं. प्रिंस मुअज्जम conferred a mansab of 5000 jat on Shambhaji, the son of Shivaji, and allotted a jagir in Berar region. प्रिंस मुअज्जम क्या करते हैं, वो संभाजी को 5000 जाट की मनसबदारी प्रोवाइड करते हैं और बेरार रीजन का जागीर दे देते हैं. फियरिंग रेबेलियन बाय द प्रिंस मुअज्जम, औरंगजेब इनिशिएटेड एक्शन अगेंस्ट द जागीर ऑफ शिवाजी इन बेरार रीजन ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ रिकवरिंग 1 लाख हून्स वर गिवन एज एडवांस फॉर हिम टू विजिट मुगल कोर्ट एट आगरा. ठीक है, तो अब
औरंगजेब को लगने लगता है कि जो प्रिंस मुअज्जम है वो रिबेल कर जाएंगे अपने ही पिता यानी कि औरंगजेब के खिलाफ। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, औरंगजेब क्या करने लगते हैं कि जो जागीर शिवाजी को बेरार में दी गई एज उनके बेटे को दी गई, तो उससे वहां से कहने लगते हैं कि मुझे एडवांस में 1 लाख हूंस दिया जाए, जो कि मुगल कोर्ट को आगरा ऐसे भी उन लोगों को भिजवाना था, लेकिन अब उनको एडवांस में चाहिए था। Moreover, internal faction within the Mughal camp in Deccan, along with transfer of Jaswant Singh, who was close to the prince, to Burhanpur, further weakened the position of Mughal in Deccan. तो क्या होता है कि जैसे ही औरंगजेब को थोड़ा सा भनक लगने लगता है कि शिवाजी और प्रिंस मुअज्जम की अच्छी बनने लगी है, तो वो प्रिंस मुअज्जम के एक क्लोज फ्रेंड जसवंत सिंह को ट्रांसफर कर देते हैं बुरहानपुर में, अब जिसकी वजह से मुगल्स का जो कंट्रोल है दक्कन में और वीक पड़ जाता है। Shivaji took advantage of the situation and started recovering forts ceded to Mughal as per Treaty of Purandar in 1666. अब शिवाजी जो है वो इस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं और ट्रीटी ऑफ पुरंदर के अंदर जितने भी फोर्ट्स उनसे छीने गए थे वो रिकवर करने शुरू कर देते हैं इन 1666. Shivaji sacked Surat once again in the year 1670. Maratha success led to deputation first of Mahabat Khan in 1670 and soon in 1673 he was replaced by बहादुर शाह। ठीक है, तो आते हैं जिसकी वजह से जो महबत खान है जो वहां के गवर्नर थे सूरत एरिया के, उसको डेप्यूट कर दिया जाता है पहले तो 1670 में और उसके बाद फिर बाद में उनको 1673 में रिप्लेस कर दिया जाता है विद बहादुर शाह। लेकिन दोनों में से कोई भी इफेक्टिव चेक नहीं लगा पाता है मराठा रूल और टेरिटरी कंसोलिडेशन के ऊपर और मराठा पावर जो है वो बढ़ने लगता है। In the interim, Shivaji extended his domain in Bijapur territory after death of Adil Shah in Ali Adil Shah in 1672, who was succeeded by his young son. As Aurangzeb was preoccupied with Afghan disturbance, Shivaji got himself co-ronted 74 and went from strength to strength till his death 1680. It was the same year when Aurangzeb decided to go in person to Deccan with the aim of total conquest. ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, हम लोगों ने यहाँ तक देखा था। हाँ, कोई भी जो है इन दोनों में से कोई भी, किन दोनों में से मोहब्बत खान या फिर बहादुर शाह, दोनों में से कोई भी पूरी तरह से मराठा एम्पायर और टेरिटरी पे अच्छे से चेक नहीं लगा पाता है। मराठास जो है वो कंटिन्यू करते हैं अपना स्ट्रेंथ को बढ़ाने में। शिवाजी जो है वो अपना डोमेन मतलब अपना एरिया बढ़ाते हैं बीजापुर टेरिटरी में, और जब डेथ होती है आदिल शाह की 1672 में और उनका जो बेटा है छोटा बेटा वो उनको सक्सीड करता है, उसके बाद क्या होता है कि औरंगजेब जो है वो अफगान्स के साथ बिजी हो जाता है, अफगान्स के डिस्टर्बेंस के साथ बिजी हो जाता है। शिवाजी जो है वो खुद का जो कंट्रोल है वो बढ़ाते हैं 1674 से लेकर के और 1680 तक, जब तक वो जीवित रहते हैं उनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाती है। उसी सेम साल में औरंगजेब जो है वो डिसाइड करता है 1680 में डिसाइड करता है कि वो खुद अब दक्कन जाएगा और टोटल कॉन्क्वेस्ट करेगा। मुगल मराठा रिलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऑन एंड ऑफ देखा है कि मुगल्स का जो कनेक्शन है वो कभी मराठास के साथ रह रहा है टू टेक कंट्रोल ओवर बीजापुर, ठीक है, या फिर कभी कभी हम लोग देख रहे हैं कि मराठास और बीजापुर का कनेक्शन रह रहा है ताकि वो लोग मुगल्स को परेशान कर पाए। तो अभी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि मुगल मराठा रिलेशनशिप कैसा रहा। मुगल मराठा रिलेशनशिप कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 फेजेस, इसको 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला फेज है 1615 टू 1636, राइज ऑफ शाहजी एंड शिवाजी विद अधीरेंस टू द ट्रीटी ऑफ 1636, ठीक है, इस दौरान में शाहजी और शिवाजी अपनी चीजों को शुरू करते हैं, अपने पावर को बढ़ाना शुरू करते हैं, और फिर ट्रीटी ऑफ 3036 हो जाती है जहां पे शिवाजी के फादर शाहजी को अपने फोर्ट्स जो हैं वो किसको देने पड़ जाते हैं, वो मुगल एम्पायर को सौंपने पड़ जाते हैं, सरेंडर करने पड़ जाते हैं। फिर 1664 से लेकर के 1667 पे जहां पे जो मुगल है वो परसुएड करते हैं अलायंसेस विद दक्कन रूलर्स टू कर्ब शिवाजीज ग्रोइंग पावर। इन 3 सालों में मुगल्स जो हैं वो दक्कन रूलर्स के साथ में अलायंसेस बिठाते हैं ताकि वो लोग शिवाजी के पावर को दबा सकें। उसके बाद फिर 1667 से लेकर के 1680 तक में क्या होता है कि मराठा पावर का कंसोलिडेशन होता है और शिवाजी का कोरोनेशन होता है, शिवाजी को ऑफिशियली राजा बनाया जाता है। उसके बाद फिर 1680 ऑनवर्ड्स औरंगजेब शिफ्टेड टू दक्कन इन कंट्रोल मराठास एंड एनेक्स दक्कन किंगडम्स। तो औरंगजेब जो है वो पूरी तरह से दक्कन में शिफ्ट हो जाता है कि उसको जो मराठास है उनको कंट्रोल करना है और दक्कन किंगडम को उखाड़ करके फेंक देना है। आफ्टर शिवाजी's death in 1680, a succession conflict arose between his elder son Shambhaji and minor Raja Ram.
जब शिवाजी की डेथ होती है 1680 में, तो एक सक्सेशन का कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है, जहां पे जो बड़े बेटे हैं शिवाजी के संभाजी और जो छोटे बेटे हैं राजा राम, उनके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है। The Mughals exploited this rift, offering Shambhaji a mansab, but Marathas maintained territorial control, especially in Karnataka, which became a defensive buffer. तो इस चीज का वो लोग मराठास जो है, मुगल्स जो है, वो फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, ऑफर करते हैं संभाजी को मनसबदारी, ठीक है, लेकिन जो मराठा है वो अपना टेरिटोरियल कंट्रोल स्टैब्लिश्ड रखते हैं और कर्नाटका में अपना जो बफर है वो क्रिएट करके रखते हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड रखते हैं कर्नाटका में। Aurangzeb annexation of Bijapur and Golconda aimed to concrete on Marathas but instead strained Mughal resources. ठीक है, तो औरंगजेब जो है वो एनेक्स करता है बीजापुर को 1686 में और गोलकोंडा को 1687 में। उनका एम होता है इसकी वजह से कि मराठास को वो और ज्यादा वीक करें ये सारी चीजें करके, लेकिन अल्टीमेटली जो मुगल रिसोर्सेस है बहुत ही ज्यादा ड्रेन हो जाते हैं। मैनेजिंग दीज टेरिटरीज रिक्वायर्ड अपॉइंटिंग जागीरदार्स, causing agrarian tension among intermediaries like Nayaks, Velmals, Deshmukhs. ठीक है, अब जो मैनेज करना था इस रीजन को वो बहुत डिफिकल्ट होने लग गया मुगल्स के लिए। क्यों डिफिकल्ट होने लग गया? क्योंकि ये जगह ज्योग्राफिकली बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थी। ठीक है ना, जो जागीरदार उनको अपॉइंट करने थे, जो एग्रीग्रियन टेंशंस उनको झेलने पड़े, जो इंटरमीडियरीज नायक, वेलमन्स और देशमुख थे वो उनको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे। द नंबर ऑफ मराठा मनसबदार इंक्रीज फ्रॉम 13 अंडर शाहजहां टू 96 अंडर औरंगजेब एंड दक्कन मनसबदार रीच्ड 575, ठीक है, creating conflict within Mughal nobility and pressure on the exchequer. देखो, जो नंबर ऑफ मराठा मनसबदार थे वो 13 अंडर शाहजहां, मतलब कि शाहजहां के अंदर 13 मराठा मनसबदार हुआ करते थे, लेकिन 96 मनसबदार हो जाते हैं औरंगजेब के अंडर में। ठीक है, और दक्कन में जो मनसबदार की संख्या है वो 575 पहुंच जाती है। अब इसकी वजह से मुगल नोबिलिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लग जाता है, प्रेशर बढ़ने लग जाता है कि मुगल नोबिलिटी है लेकिन यहाँ पे लोग तो सारे मराठा भरे हुए हैं। डिस्पाइट सेटबैक, मराठा अंडर राजा राम एक्सप्लॉइटेड मुगल वीकनेसेस, रिटेनिंग पावर इवन आफ्टर द कैप्चर ऑफ रायगढ़, पन्हाल एंड सातारा। ठीक है, तो सेटबैक के बावजूद, सेटबैक मतलब कि मराठा शिवाजी के जो बड़े बेटे होते हैं शाहजी, उनको औरंगजेब कैप्चर कर लेते हैं, उनकी बहुत ब्रूटली हत्या की जाती है। इसके बाद जब उनके छोटे बेटे, शिवाजी के छोटे बेटे राजा राम जब राजा बनते हैं तो वो मुगल्स की इन वीकनेसेस को समझते हैं और उसके बाद फिर अपनी पावर को रिटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, The Mughal army's fatigue and inability to crush Marathas revealed the limit of imperial power, and Aurangzeb, realizing the futility, contemplated withdrawal but died in 1707 at Aurangabad. ठीक है, तो जो मराठा जो रूलर्स थे, मराठा की जो शक्ति थी उसको दबा नहीं पा रहे थे मुगल्स। ठीक है, और इससे मुगल आर्मी का जो वीकनेस है वो साफ साफ दिख रहा था और औरंगजेब जो है वो मर जाता है कब? 1707 में उनकी भी डेथ हो जाती है। So this period highlighted the resilience and strategic adaptability of Marathas and the overextension and administrative difficulties of Mughal in the Deccan. तो ये जो पीरियड रहा वो मार्क करता है, बतलाता है कि किस तरह से मराठास जो हैं वो अपनी स्ट्रेटेजिक अडेप्टेबिलिटी के साथ, रेजिलियंस के साथ आगे बढ़ते हैं और जो मुगल्स हैं उनको दक्कन में बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सब्जेक्ट, चैप्टर। हम लोगों को बस यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पढ़ना है मराठास का, देन हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। नाउ, मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बोरोड अ लॉट फ्रॉम द अर्लियर ट्रेडिशन प्रिवेलेंट इन द कोर्ट्स ऑफ दक्कन किंगडम। तो मराठा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो बहुत हद तक ट्रेडिशनली जो दक्कन किंगडम्स अपने कोर्ट में चीजें चलाया करते थे उसी तरह से था। ऑफिसर्स लाइक पेशवा, मजुमदार, वाकिंग्स, दाबीर, सुरनीस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनके ऑफिसर्स हुआ करते थे इस तरह से, लाइक पेशवा है, मजुमदार है। ठीक है, इवन द आइडिया ऑफ अस्त प्रधाना कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शिवाजी बट इट बिकेम द ब्रॉड स्ट्रक्चर ऑफ मराठा एडमिनिस्ट्रेशन। तो अष्ट प्रधाना का जो सिस्टम है, जो कि मराठा एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ब्रॉड स्ट्रक्चर है, वो डायरेक्टली शिवाजी को एट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने ये चीज शुरू की। ठीक है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं। द अष्ट प्रधाना वाज द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन अंडर शिवाजी, रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नेंस। तो अष्ट प्रधाना जो थे वो 8 लोगों का एक काउंसिल हुआ करता था मराठा एडमिनिस्ट्रेशन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल थे किसके लिए? सिविल सोसाइटी के लिए और मिलिट्री गवर्नेंस के लिए।
पेशवा जो कि उनका प्राइम मिनिस्टर होगा, हेड ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। मजूमदार जो कि ऑडिटर होगा, सारे रिकॉर्ड्स रखेगा। वाकिन जो होगा वो चैम्बरलिन होगा, मतलब कि मैनेज करेगा किंग के प्राइवेट अफेयर्स को। दाबीर जो है वो ओवरसॉ करेगा फॉरेन अफेयर्स को। सुरनीस जो है वो मैनेज करेगा ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस को, ठीक है। पंडित राव जो है वो ओवरसॉ करेंगे रिलीजियस मैटर्स को, जो भी धार्मिक चीजें होंगी वो देखेंगे। सेनापति जो है वो हेड ऑफ आर्मी होंगे। न्यायाधीश जो है वो सुपरवाइज करेंगे सारे के सारे जुडिशियल सिस्टम को। ईच ऑफिस हैज अ टीम ऑफ 8 असिस्टेंट, और हर ऑफिस में, सबसे पहले हम लोगों ने अष्ट प्रधाना में देखा 8 लोग थे, अब हर एक के अंदर 8 लोग होंगे, ठीक है। दीवान, मजुमदार, फदीन्स, साबीन्स, खारखानीस, चितनीस, जामदार एंड पोनी पोतनीस एंड पोतनीस and Putnis. Officers were directly paid from the state treasury, not assigned jagir, and initially their position was not hereditary and non-permanent, though they later became hereditary and permanent. तो ऑफिसर्स जो थे वो डायरेक्टली स्टेट से पे डायरेक्टली उनको स्टेट ट्रेजरी, मतलब कि जो भी पूरा सेंट्रल पैसा है उससे पैसे दिए जाते थे, उनको कोई जागीर से असाइन नहीं की हुई थी। और ये जो पोजीशन थी ये नॉन हेरिडिटरी और नॉन परमानेंट थी, मतलब कि अगर एक कोई अभी XYZ इंसान वहां पे उस सेनापति है तो उसके बाद वही सेनापति बनेगा या फिर उसके बाद उसका बेटा ही सेनापति बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होता था। वो हेरिडिटरी या फिर परमानेंट नहीं थी, लेकिन बाद के सालों में ये परमानेंट और हेरिडिटरी दोनों हो जाती है। सिमिलर टू मुगल मनसबदार्स, ऑल ऑफर्स एक्सेप्ट पंडित राव एंड न्यायाधीश वाज रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन मिलिट्री कैंपेन्स, ठीक है। तो मुगल मनसबदार्स की तरह ही यहाँ मराठा मनसबदारी में भी क्या था कि जो भी पंडित हैं और जो न्यायाधीश हैं उनको छोड़ करके बाकी सबको मिलिट्री कैंपेन्स में जाना अनिवार्य था, ठीक है। द Chitnis played a key role managing royal correspondence with provincial and local officials. जो चिटनीस थे वो क्या करते थे कि लेटर्स भेजते थे, मतलब की बातचीत स्टैब्लिश करके रखे थे, उधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये ऑर्डर है, ठीक है। तो अब देखते हैं द अष्ट प्रधाना इंश्योर्ड अ सेंट्रलाइज्ड एफिशिएंट एंड मिलिट्री केपेबल एडमिनिस्ट्रेशन। तो अष्ट प्रधाना की वजह से क्या होता है कि जो सेंट्रलाइज्ड पावर है वो पावर सेंट्रलाइज्ड रहती है, एफिशिएंट रहती है, और मिलिट्री जो है वो केपेबली काम कर पाती है। अब हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, अब हम लोग देखते हैं प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। Shivaji established a hierarchical administrative system linking the king and central officials to local village officers. शिवाजी क्या करते हैं कि वो एक हायरार्किकल एडमिनिस्ट्रेशन बनाते हैं जहां पे किंग से लेकर के लोकल विलेजेस तक के ऑफिसर्स का एक हायरार्की होगा। द टेरिटरी वाज डिवाइडेड इनटू प्रांत्स, जो टेरिटरी थी वो प्रांत्स में डिवाइडेड थी, मतलब प्रोविंसेस, ठीक है। तरफ्स, सब यूनिट्स, और मौजूस मतलब कि विलेजेस, ठीक है। Punts were managed by Subedar and assistants from the officials such as Diwan, Majumdar, Fadins, Sabins, Kharkinis, Chitnis, Jamdar एंड पोनीट्स। जो यहाँ पे 3 तरह के हम लोगों ने टेरिटरी को देखा है। प्रांत्स, तो प्रांत्स जो है वो इन लोगों के द्वारा गवर्न किया जाता था, ठीक है। तरफ जो है वो देखे जाते थे हवलदार, कुरकुंस और प्रति पत्यारास के द्वारा देखे जाते थे। मौजूद जो थे वो लोएस्ट लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट था, ये मैनेज किया जाता था लोकल विलेज ऑफिसर्स के द्वारा। इनिशियली दीज ऑफिसर्स वाज नॉट हायरार्की हेरिडिटरी, तो मतलब कि स्टार्टिंग में जैसे जो अष्ट प्रधाना वाला जो भी सिस्टम था उस तरह से ये भी नॉन हेरिडिटरी था, लेकिन ओवर द टाइम ये भी हेरिडिटरी हो जाता है। दिस सिस्टम इनेबल्ड एफिशिएंट गवर्नेंस, रेवेन्यू कलेक्शन एंड लोकल सुपरविजन अक्रॉस द मराठा किंगडम। इसकी वजह से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो मराठा किंगडम का अच्छे से चलता है। Military organization. Shivaji's success largely stemmed from the well-structured military and fort network. तो जो शिवाजी का जो सक्सेस था इतना अच्छा, वो क्यों हो पाया, तो इसका सबसे बड़ा रीजन उनका वेल स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री और फोर्ट नेटवर्क था, ठीक है। उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए अक्रॉस अराउंड द पूरा मराठा किंगडम 250 फोर्ट्स उन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाए, ठीक है, ताकि वो अपनी टेरिटरी को कंट्रोल कर पाए, अपने मिलिट्री को कंट्रोल कर पाए। ईच फोर्ट हैड अ हवलदार, हर फोर्ट का एक हवलदार हुआ करता था, ठीक है। सबीन्स हुआ करते थे जो कि रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, कॉरेस्पॉन्डेंस करते थे। सरनोबत हुआ करते थे जो कि गैरिसन कमांडर से, मतलब कि उनके अंडर में सारे बंदूक जो भी उनका लोहा बारूद होता था वो उनके अंडर हुआ करता था। विथ लार्ज फोर्ट्स हैविंग मल्टीपल तंत सरनोबत्स, मतलब कि जो बड़े कोई अगर फोर्ट है तो वहां पे और ज्यादा एडमिनिस्ट्रेशनल पावर दी जाती थी। टू प्रिवेंट कास्ट डोमिनेशन, हवलदार्स एंड सरनोबत्स वर मराठा, सबनीस वर ब्राह्मण एंड करनीस वर प्राभुंस, ठीक है। मतलब कि हवलदार्स जो थे वो
हवलदास और सरनोबत जो थे वो मराठास हुआ करते थे, ठीक है, और जो सबीन्स थे वो ब्राह्मण हुआ करते थे। मतलब बेसिकली कास्ट डोमेन्स में सबको डिवाइड करके रखा जाता था। शिवाजीज इन्फेंट्री वॉज ट्रेन्ड इन गोरेला एंड हिली वॉरफेयर। शिवाजी का जो मिलिट्री था, शिवाजी की जो आर्मी थी, वो गोरेला यानी कि जंगलों में जाकर के लड़ाई कर रहे हैं, अपनी अपनी टेरिटरी को अपने हिसाब से जीत रहे हैं, उस तरह की गोरिल्ला वॉरफेयर और हिली वॉरफेयर थी उनकी। मतलब पहाड़ों में ये लोग लड़ाई कर सकते थे। Organized hierarchically, smallest unit of 9 men under a Nayak grouped under Havaldar, Jumledar, हाजिर्स एंड सरनोबत, ठीक है। तो इनका मिलिट्री में भी हायरार्की था कि हवलदार हैं, 9 मेन का 9 लोग हैं जो कि एक नायक के अंडर आते हैं, देन हवलदार, देन जुमलेदार, इस तरह से इनकी भी हायरार्की एस्टैब्लिश थी। द कैवलरी इंक्लूडेड बर्गिर्स जो थे उनको स्टेट उनके हॉर्सेस प्रोवाइड करते थे, और जो सिलेदार थे उनके पास खुद के घोड़े हुआ करते थे, ठीक है। घोड़ों का होना और ना होना, देखो घोड़ों की संख्या जो है वो ये बतलाती है कि, या उनका कैसे होना ये बतलाता है कि वो जो पोस्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो कितना शक्तिशाली है, क्योंकि घोड़े ही तुमको युद्ध में लेकर के जा रहे हैं, ठीक है। तो बर्गिर्स जो थे उनको स्ट्रेट घोड़े प्रोवाइड करता था, और सिलेदार जो थे उनको उनके पास खुद के घोड़े हुआ करते थे। मतलब कि कैवलरी में बर्गिर्स और सिलेदार हुआ करते थे, और इनको भी उसी तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता था हायरार्की में। स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्टेड फॉर वाटर कैरियर्स एंड फेरियर्स एंड सैलरियर्स हु पेड सैलरीज वर पेड इन कैश, ठीक है। स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते थे जो कि वाटर लेकर के जाते थे वॉर में, ठीक है, और सैलरीज जो थी वो कैश में पे की जाती थी। फैरियर्स कौन होते थे? फैरियर्स वो लोग होते थे जो घोड़ों की देखभाल करते थे, ठीक है। फ्यूडल ट्रूप्स थे, मतलब कि जो वतनदार के ट्रूप्स थे, उनको मिनिमली ही यूज किया जाता था। और शिवाजी को ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि नेवल कंट्रोल भी होना बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने कोली सपोर्ट और गुरप सपोर्ट के साथ मिल करके क्या किया कि 200 वेसल्स का 2 स्क्वाड्रन बनाया, ठीक है। ये जो है ये यूरोपियन पावर्स को हरास करते थे, इसका मतलब ये है कि रोकते थे अपनी टेरिटरी में आने से, ठीक है। तो शिवाजी को कहा जा सकता है कि उनकी जो आर्मी थी वो ओवरऑल फोर्टिफिकेशन पे उन्होंने ध्यान दिया, डिसिप्लिन किया उन्होंने अपनी इन्फेंट्री, आर्मी, कैवलरी को, और नेवल इनिशिएटिव्स लिए, ठीक है। अब जिसकी वजह से उनका जो मोबिलाइजेशन था और टेरिटोरियल कंट्रोल जो था वो रैपिडली बढ़ता गया। Okay, now we have a set of question and answers. As always, I do not explain question and answer through the वीडियो, जहाँ पे मैं आपको चैप्टर भी एक्सप्लेन करती हूँ। अदरवाइज देखा जाए तो मैं लास्ट में जब मैं सारे के सारे कंप्लीट कर लूंगी चैप्टर्स को, उसके बाद फिर मैं सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर का एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहाँ पे मैं क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पढ़ना है क्वेश्चन आंसर को, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और मिल सके कि हाँ आप लोगों ने क्या पढ़ा है, क्योंकि एग्जैक्टली आप लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एंड आंसर्स में नहीं मिलता है। तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे हो सकता है, आपको चीज़ों को रिलेट करना पड़ सकता है, इसीलिए क्वेश्चन एंड आंसर्स को पढ़ना जरूरी है। बट आपने क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी पढ़ लिया है तो बहुत ईजी होगा आपके लिए क्वेश्चन एंड आंसर्स को समझना, इसलिए मैं इसको यहाँ उतना एक्सप्लेन नहीं करती हूँ। तो as usual, all the best for all of your examinations, and if you guys want me to make any another video on any other subject, please feel free to comment down below. Slowly I'll upload all the videos, don't worry, ठीक है। And one more thing, apart from these study content, I also make some other interesting content about historical facts and historical persons. So if you guys are interested, go and check it out. Link is in the description box, everything is there. Okay, so bye.